इनायत भाई ने अपना पैक ख़त्म करते हुए गिलास एक तरफ रखकर अदाए बेनियाजी से जवाब दिया। नियति भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि ये सरदार कौन है? शाह साहब के मुखालिफ उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार रशीद। नज़ीर मोची ने अपनी दानिश में उसे बड़ी अहम इतला दी थी। नज़ीर, होश कर, तुझे शायद चढ़ने लगी है। इंसानों की तरह पी। हमें क्या लेना देना सियासतबाजी से? अगर सरदार रशीद रियासत शाह का मुखालिफ है तो क्या मैं कोठा बंद करके कोई बोतीक शॉप खोल लूँगी? हमारा तो धंधा यही है, बाप दादा भी करते आए हैं और हम भी करते रहेंगे। समझे या नहीं? तुम इस चक्कर में ना पड़ो, अपने काम से काम रखो। मेरे पास आजकल दूसरे शहर की एक पार्टी आई हुई है। अगर कोई लड़की नज़र में है तो आजकल मैं ही ले आया, अच्छे मूल बिका दूंगी। इनायत भाई के कानों पर जूं भी रेंगती दिखाई नहीं दे रही थी। इनायत भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो, खुदा के लिए ये हरकत न कर बैठना। फजल शाह तुम्हारा खून करवा देगा। तुम इसकी पहुंच का अंदाज़ा नहीं कर सकती। इनायत भाई, मैं तो किसी न किसी चक्कर में अपनी जान छुड़ा ही लूँगा, तुम पर बड़ी आफत आएगी। अरे मर गए मुझ पर आफत लाने वाले, बड़ा आया रियासत शाह का चमचा। क्या कर लेगा वो मेरा? क्या बिगाड़ेगा? मैं कोई कारखाना फैक्ट्री लगा कर नहीं बैठी, कोठा सजा कर बैठी हूँ। वो क्या मेरे मुकाबले में कोठा सजा कर बैठ जाएगा? इनायत भाई ने इसकी बात सख्ती से काटते हुए कहा। देख इनायत भाई, अपना दिमाग अब भी दुरुस्त कर ले। मेरे लिए बड़े ठिकाने और मौजूद हैं। मैं अपना माल मुल्क के किसी भी कोने में फ़रोख्त कर लूँगा, पर याद रखना, अगर तूने शाह साहब को नाराज़ किया तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारने वाली बात होगी। मैं कहता हूँ अब भी वक़्त है, साई वापस लौटा दे। अब भी वक़्त है। अपनी दानिश में नज़ीर मोची ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन इनायत भाई को शायद विस्की का एक ही पैक चढ़ गया था। वो भड़क उठी। क्या कर लेगा बता रे रियासत शाह, क्या कर लेगा? जा अपना रास्ता नाप। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे धमकियाँ दे रहा है। देख लूँगी मैं फजल शाह को भी। हम कोई किसी का दिया खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। किसी की मर्जी की ज़िंदगी गुजारनी हो तो किसी का घर बसा कर न बैठ जाएं। इनायत भाई ने उसे करीबन डांटते हुए कहा। नज़ीर मोची भी जराइम की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। इसे समझ आ गई थी कि ज़रूर किसी ने इसके खिलाफ ख़तरनाक खेल खेला है। ज़रूर सरदारों को इल्म हुआ होगा कि ज़हरा बाई का मुजरा अपने पास करवाने से वो रियासत शाह के खिलाफ कोई तूफ़ान खड़ा कर सकते हैं। तब ही उन्होंने ये चाल चली है, वरना उन्हें ऐसी दर्जनों इनायत और ज़हरा बाइयाँ मिल सकती थी। कहीं ये नत्थू खान को तोड़ने की साजिश तो नहीं? कहीं उन लोगों को इल्म तो नहीं हो गया कि हनीफ खान का दिल ज़हरा बाई पर आ गया है और उन्होंने, उसके शैतानी जहन ने चंद सेकंड्स के अंदर कई मफरूज़ात कायम कर लिए थे और वह बात की तह तक पहुँच गया था। ज़रूर दाल में कुछ काला है, कोई गहरी साजिश हुई है। क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा बन जाए? यही था वो सवाल जो इसके दिमाग में फिल वक्त मचल रहा था। नज़ीर मोची ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो हर तरह के हालात से अपनी शैतानी जहन के साथ फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखता था। अब भी उसे हालात से फ़ायदा उठाना था। उसकी ज़िंदगी का असूल था कि वो हमेशा अपना वज़न भारी पलड़े की तरफ डालता है। देखो इनायत भाई, मैं तुम्हारा सज्जन हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, मुझे भी शाह साहब से क्या लेना देना। मैंने भी उनकी आड़ अपने जराइम की पर्दापोशी ही के लिए कर रखी है। तुम जानती हो जो लड़की समीना इस वक्त तुम्हारी बहन के कब्जे में है और जिसकी कमाई से उसने इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में इतनी जायदाद खड़ी कर ली है, इसके अगवा का पर्चा मुझ पर हुआ था। ये शाह साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने लड़की के लवाहिकीन पर दबाव डालकर मेरा नाम पर्चे से खारिज करवा दिया था, वरना तो मैं सारी ज़िंदगी जेल की दीवारों में सड़ता रहता। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम शाह साहब के ग़ुलाम बन जाओ, लेकिन जो काम हिकमत से हो जाए वही अच्छा है। अगर गुड़ देने से दुश्मन मरता है तो इसे जहर क्यों दिया जाए? नज़ीर मोची ने फ़ौरन ही पैंतरा बदला। देखना नज़ीरे, अब तू ही इंसाफ कर। आखिर हमने भी अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखनी होती है। बाज़ार कमाल तेरे सामने है, शाम ढलती नहीं कि पुलिस का गश्त शुरू हो जाता है। दरवाज़ों पर पर्दे लटके हैं, शरीफ गाहक इस तरफ आते हुए कानों को हाथ लगाते हैं और लुच्चे लफंगों को मैंने अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती। अब ले दे कि हमारे लिए भी शादी ब्याह में गाने बजाने का धंधा रह गया है। हम अपना खर्च कहाँ से पूरा करें? अब बेटी का सरेआम धंधा करवाने से तो मैं रही, फिर तुम ही बताओ कि घर आई माया को कौन ठुकराता है? इनायत भाई भी कदरे ढीली पड़ गई थी। नज़ीर मोची उसे कायल करता रहा कि वो फ़िलहाल कोई बहाना करके सरदारों को तरखा दे, बेटी को बीमार बना दे या कुछ और जो भी मुमकिन हो, और नहीं तो ज़हरा बाई को कहीं और भेज दे।
उसे तो अपने हिस्से से गर्ज है। गलत कार्यों के लिए उसने 2 लड़कियां अपने पास रखी हुई थी, वो भी उल्टे सीधे हाथ पांव मार लेती थी। उसने ऐसे कई ऑप्शन इनायत बाई के सामने रखे। इनायत बाई भी बड़ी घाक कंजरी थी, घाट घाट का पानी पी रखा था उसने भी। क्या मजाल जो वो टस से मस भी हुई हो। शायद नज़ीर मोची हनीफ खान को पढ़ा कर लाया था। हनीफ खान ने उससे कहा था कि जिस तरह ज़हरा बाई ने रात उसके साथ बसर की थी, ऐसी ही एक और रात का बंदोबस्त करवा दे। नज़ीर मोची के लिए तो इस बात से बिल्ली के भागों छींका टूटा। अंधे को गोया 2 आंखें मिल गईं। इस चक्कर में इसने 10,000 फजल शाह से ऐंठ लिया था। दूसरी तरफ हनीफ खान से कह दिया था कि वो 10,000 का बंदोबस्त कर ले। हनीफ खान के लिए ये कोई मसला नहीं था। इसने नज़ीर मोची के कमरे से बाहर निकलते ही सबसे पहले ज़हरा बाई के सामने नोटों की गड्डी रख दी थी। ये क्या, ज़हरा बाई ने नोटों की मालियत का अंदाज़ा लगा लिया था और ये इसके लिए बड़ी खुशगवार हैरत थी। जिस काम के लिए हनीफ खान ये नोट लाया था, कोई और इतने नोट लाता तो इसे कम से कम 1 हफ्ता अपने पास रखता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 रात की बात थी। मैंने सोचा तुम अपनी मर्जी से कुछ खरीद लो, जो मैं ले जाऊं शायद तुम्हें पसंद न आए। हनीफ खान ने कमाल सादगी से कह दिया था। हाय, ऐसी भी क्या बात थी। ये कहते हुए उसने नोटों का बंडल उठा लिया और अभी आई कहकर दूसरे कमरे में अपनी माँ के पास चली गई। अगला कोई भी कदम उसे बहरहाल अपनी माँ की मर्जी से उठाना था। इनायत बाई अभी नज़ीर मोची के साथ बक बक झकझक से फारिग ही हुई थी जब ज़हरा बाई ने उसे दूसरे कमरे से इशारा करके बुलाया। अब क्या मुसीबत आ गई है, इनायत बाई ने कमरे में घुसते ही कहा। मुसीबत है तुम्हारे दुश्मनों पर, इधर तो रहमत ही रहमत है मौला की। ये कहते हुए ज़हरा बाई ने उसकी आंखों के सामने नोटों का बंडल लहराया। किस पर फेर दी छुरी। इनायत बाई की राल टपकने लगी। ए बीबी, मौला अब्बास की कसम ले, जो मैंने कुछ भी किया हो, वो तो पहली मुलाकात ही से घायल हो गया था। ये लाया है 1 रात रहने के लिए। ये कहते हुए ज़हरा ने नोट इसकी तरफ बढ़ा दी। इनायत बाई ने अपने हाथों में नोटों का बंडल पकड़कर उसे ताश के पत्तों की तरह लहराया और अंदाजा कर लिया कि ये 10,000 है। क्या सिर्फ 1 रात? उसने हैरानगी से पूछा। और क्या बीबी, क्या समझ रखा है तूने मुझे? मैं भी इनायत बाई लुधियाने वाले की बेटी हूँ, जिसके दिल पर 1 मरतबा छुरी चला दूँ, वो हाथ पर गर्दन रख कर पेश करने ना आए तो फिर ज़हरा बाई नाम नहीं मेरा, उसने अकड़ाते हुए कहा। इनायती बाई के शैतानी जहन ने फौरन ही इसे दूसरी राह सुझाई। इस बात का तो इसे इल्म था ही कि हनीफ खान कितना अहम आदमी है। उसके लिए तो फजल शाह ने सारा घड़ाक फैलाया था। अगर वो ज़हरा बाई के जरिए हनीफ खान को काबू कर ले तो फिर पलवाल के सरदारों के यहाँ उन्हें मुजरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूर इसकी बेटी ये कारनामा अंजाम दे सकती थी, क्योंकि इस वक्त हनीफ खान पके हुए फल की तरह उसके हवस की टोकरी में आन गिरा था। हाय बेटी, अच्छा तो नहीं लगता रोज़, लेकिन इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तुझे मैंने बताया था ना कि जो 20,000 मौजदीन थानेदार एडवांस दे गया था, वो पलवाल वाले सरदारों के यहाँ मुजरा करने के हैं और ये फजल शाह मुआ उसका मुखालिफ है। कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। ज़रा पक्का करके उसे हाथ डाल। ये नत्थू खान का बेटा है। अगर तुझे इसकी हमदर्दी और मदद हासिल हो गई तो हम पलवाल से 1.5-2 लाख रुपया 2-3 रातों का कमा लाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे एक तो इस कमबख्त नज़ीरे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तू इसे क्या नज़ीरे को यहाँ से भगा दे और आइंदा अकेला आया कर, इस मूजी के साथ ना आया कर। मुझे तो इसकी शक्ल से नफ़रत होने लगी है। उसने बड़ी राजदारी से अपनी बेटी को समझाया। तू बेफिक्र हो जा बीबी, मैं उसे संभाल लूँगी। और हाँ, जो कैंटी उस रोज़ मैं सुनार के यहाँ पसंद कराई थी ना, वो आज मंगवा लेना इन पैसों में से। उसने उठते हुए अपनी माँ से कहा। ऐ मेरी बन्नो, तुझसे क्या छुपा है? मेरे और तेरे कौन से 2 हैं? तू जानती है कि खर्च कितना बढ़ गया है। अगली मर्तबा पर रख ले, अगली मर्तबा जो भी आया सब तेरा, जो जी चाहे बना लीजिए। इनायत बाई ने बाहर निकलते हुए कहा। ज़हरा ने दिल ही दिल में अपनी माँ को मोटी सी गाली दी और हनीफ खान वाले कमरे में आ गई, जो होंकों की तरह मुंह उठाए उन अशियाए खुर्दनोश का जायजा ले रहा था जिनका ढेर नौकर ने इसके सामने लगा दिया था। खाओ ना, कमाल है, अभी तक तुमने कुछ लिया ही नहीं। भाई ये क्या बात हुई? क्या हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आई? ज़हरा बाई ने सोफे पर इसके पहलू में ढेर होते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने सोचा तुम आ जाओ तो। हनीफ खान को उसकी कुर्बत का एहसास होते ही अपनी रगों में अंगारे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। ये लीजिए ना, कहते हुए ज़हरा बाई ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर अपने हाथ से इसके मुंह में डाल दिया। इस तरह के 3-4 और चाव चौंचले करने के बाद जब इसने देखा कि शिकार अब मुकम्मल जाल में फंस चुका है तो काम की बात कह दी। तुम अकेले आ जाया करो,
तुम कोई बच्चे हो जो इस मुए नजीरे की उंगली पकड़ कर ही आया करोगे? तुम्हें क्या यहाँ का रास्ता नहीं आता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल इसने ही तुम लोगों से पहली मर्तबा मिलवाया था। यूं भी इसका तुम्हारे यहाँ आना जाना काफी देर से लगा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा। हनीफ ने कुछ कहना चाहा। छोड़ो इसे, इसका आना जाना होगा मेरी माँ के पास। मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना पसंद नहीं करती। फिर तुमने मेरे पास आना है, इसके पास तो जाना नहीं। अब कहीं रात को उसे यहाँ न बुला लेना। ज़हरा ने इसकी बात काटते हुए इस अंदाज से उसके गाल पर चुटकी ली कि बेसाख्ता हनीफ खान के दांत निकल आए। तुम क्यों डरती हो उससे इतना? उसने पहली मर्तबा हिम्मत करके ज़हरा बाई का बाजू पकड़ लिया था। ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। खुदा जाने फजल शाह के कान भर दे हमारे खिलाफ और हम गरीबों का कबाड़ा करवा दे। हमारी तो कोई मदद भी डर के मारे नहीं करेगा। उसने मौका गनीमत देखकर हनीफ खान की गैरत को ललकार दिया था। ऐसी तैसी फजल शाह की। हनीफ खान की मूछें तन गई। हाय अल्लाह, आहिस्ता बोलो हनीफे, कहीं मोए नज़ीर के कानों में आवाज़ पड़ गई तो। ज़हरा भी माँ की तरह माहिर नफ्सियात थी। खसूसन मर्द की दुखती रग पर हाथ रखना तो इसे नस्ल दर नस्ल एक फ़न की सूरत मुंतकिल हुआ था। तो क्या क्या हो जाएगा? तुम्हें शायद मेरे मुतल्लिक उसने कुछ बताया नहीं। ठीक है, इन लोगों को सियासत आती है, लेकिन घोंसे के सामने सारी सियासत धरी की धरी रह जाती है। हनीफ खान भी शेखी बिगाड़ने लगा था और यही वो चाहता था। हनीफ खान, ये तवाइफ का कोठा है। यहाँ आने वाले बुज़दिल भी कुछ देर के लिए बहुत बहादुर बन जाता है, लेकिन वक्त आने पर। तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सा वक्त आ गया है? हम कोई शहरी बाबू नहीं जो कह दिया वो करके दिखाऊंगा। इसे मर्द की जुबान समझो, मर्द की जुबान। उसने कदरे चिढ़कर ज़हरा बाई की बात काट दी थी। हनीफे, मैं भी पहले औरत हूँ, फिर कुछ और। औरत अगर तवाइफ बन जाए तो भी अपने सीने से दिल निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकती। तुम्हारे साथ एक रात गुजारने की मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस बात को कभी फरामोश न करना कि मेरी माँ एक ख़ानदानी तवाइफ है, जिसको अपनी बेटी की जवानी सिर्फ इसलिए अजीज़ है कि वो इसके ज़रिए दौलत के अंबार लगाती है। हनीफे, हम ख़ानदानी कंजर हैं। हमारे पास सिवाय नाच गाने के और कुछ नहीं होता। बस मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे हर फैसले का एहतराम कर रही हूँ। हनीफे, कहीं मुझे बीच मंझदार में न छोड़ देना। ये कहते हुए उसने हनीफ के बाजू पर सारा वजन डाल दिया था। ज़हरा भाई, ये मर्द का कौल है, मेरे जीते जी कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उसने जज्बाती होकर ज़हरा को अपने साथ लिपटा लिया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से अहदो पैमान बांधते रहे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई और वह संभल कर बैठ गए। ए बेटी, शाम ढल रही है, रात का कोई बंदोबस्त कर लो। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए इनायत बाई ने उसकी तरफ देखकर आंख दबा दी। बीबी, मैं आज कोठा नहीं सजाऊंगी। ज़हरा बाई ने माँ की आंख का इशारा समझ लिया था। अच्छा, मैं बैठ जाती हूँ बेटी, किसी को तो बैठना ही होगा। तेरा बाप कोई मुरब्बे तो मेरे नाम नहीं लगा गया। अगर 5-10 हज़ार की रात नहीं लगेगी तो खाएंगे क्या? घास भी अब मुफ्त नहीं मिलती। इनायत बाई ने जवाबन अदाकारी की। बीबी, कह दिया ना कि मैं आज कोठा नहीं सजाऊंगी। हनीफा इतनी दूर से आया है, मैं इसके सामने किसी गैर मर्द के लिए नहीं नाच सकती। ज़हरा बाई ने माँ से भी 2 हाथ बढ़कर अदाकारी की। हाँ हाँ इनायत बाई, आज मुजरा नहीं करेगी। हनीफ खान की गैरत भी बेदार होने लगी थी। ए बेटा, वो तो बच्ची है, तो अक्लमंद लगता है। भला हम गरीबों का और क्या जरिया आमदन है। यही 5-4 हज़ार आएंगे तो दाल रोटी चलेगी। इनायत बाई ने मुल्तजी लहजे में कहा। ये लो पकड़ो 5 हज़ार और जाओ यहाँ से। और हाँ, जब मैं यहाँ आया करूँ तो ये नाचने गाने वाली बातें न किया करूँ। मेरी बात की समझ आ गई ना? ये कहते हुए हनीफ खान ने अपनी जेब में हाथ डाला और हज़ार के 5 नोट गिन कर इसकी तरफ बढ़ा दिए। हाँ हाँ, लो पकड़ लो, तुम्हारा नुकसान ना हो जाए कहीं। ज़हरा बाई ने फौरन इसके हाथ से नोट पकड़कर अपनी माँ को थमा दिए। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझ बुढ़िया की बात अब कोई ना माने तो मैं क्या करूँ? इनायत बाई ने ये कहते हुए नोट इकट्ठे करके अपनी गिरेबान में अड़स लिए थे और जिस तरह अंदर आई थी इसी तरह बाहर निकल गई। हनीफे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ का दस्तूर ही ऐसा है कि यहाँ कदम कदम पर नोटों से ही दूसरे का मुंह बंद करना पड़ता है। ज़हरा बाई, तुम नोटों की परवाह न करना, बस खुश रहा करो। मेरी बात समझ गई ना? ये कहते हुए उसने गर्मजोशी का मुजाहरा शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मैंने अभी खाने का बंदोबस्त करना है और इस मुए नज़ीरे को तो दफ़ा कर लो। रात तुम्हारे पास ही होंगी, भागी तो नहीं जा रही। उसने आहिस्तगी से हनीफ खान की गिरफ्त अपने बदन से हटा दी और उसे अभी आई कहकर बाहर निकल गई। ज़हरा बाई के बाहर जाते ही नज़ीर मोची अंदर आ गया।
वाह भाई वाह, 2 घंटे से अकेले मौज मेला कर रहे हो और अपने यार को भूल ही गए। उसने हनीफ के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। यार मैंने कहा तू भी तो किसी काम में मसरूफ होगा, तुझे भी कौन सा ही याद रह गया था, फिर इस चिड़िया को भी तो काबू करना था। हनीफ खान ने तमाशबीनों के इस लहजे में कहा। कर ली काबू, नज़ीर मोची ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। और क्या नहीं, अरे हम भी तुम्हारे शागिर्द हैं, साली बचकर कहाँ जा सकती थी। हनीफ खान ने शेखी बिगाड़ना शुरू की। कितने पैसे दिए हैं? नज़ीरे ने बेचैनी से अगला सवाल दागा। वो जानता था हनीफा किन हवाओं में उड़ रहा है और कितने पानी में है। कुछ भी नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए से काम बन गया है। वो तो 5,000 भी नहीं ले रही थी, उसने जानबूझकर झूठ बोला। नज़ीर मोची जानता था कि ये गधा झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरह की फिजा चल चुकी थी और जिस तरह इसकी आंखों में धूल झोंक कर माँ बेटी ने उसे उल्लू बनाकर हनीफ खान को काबू कर लिया था, उसके बाद नज़ीरे के लिए सिवाय इसकी हाँ में हाँ मिलाने के और कोई चारा कार न था। भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। उसने हनीफ खान को इस कारनामे पर शाबाश देने के अंदाज में कहा। मैं रात यही गुजारूंगा, हनीफ खान ने फौरन ही कह दिया था। अच्छा जी, ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, सुबह ताज़ा दम होकर चलेंगे। नज़ीर मोची ने पेशबंदी की। यार तुम तो यहाँ पुराने आने जाने वाले हो, तुम्हें कौन सी रुकावट है, तुम भी करो मौज मेला। हनीफ खान ने बेशर्मी से दांत निकाले। ये तो फिर है। नज़ीर मोची ने मसनूई कहकहा बुलंद किया। इसके साथ ही ज़हरा बाई अंदर आ गई। अच्छा यार, मैं ज़रा बीबी के पास बैठता हूँ, तुम लोग बातें करो। उसने ज़हरा की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और बाहर आ गया। उसे ज़्यादा मुंह न लगाया करो, बड़ा घटिया इंसान है, इससे कभी खैर की तवक्का न रखना। रियासत शाह के लिए भी एक कभी न कभी आस्तीन का सांप साबित होगा, मेरी बात पल्ले से बांध लेना। ज़हरा बाई ने उसके बाहर निकलते ही दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहा। अपना क्या बिगाड़ लेगा, हमसे क्या ले जाएगा। हनीफ खान ने गर्दन फुलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नौकर रात का खाना ले आया। खाने से पहले ज़हरा ने अपनी रिवायत के मुताबिक उसे शराब भी पिला दी थी। अब हनीफ खान इसकी मुकम्मल गिरफ्त में था। रात गए तक उसने हनीफ खान को हवस का झोला झुलाया और इस पर मदहोशी सी तारी कर दी। यही मुनासिब वक़्त था अपनी बात कह देने का, जिसकी हिदायत उसे अपनी बीबी की तरफ से मिली थी। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे इलाके में मुजरा करने आ रही हूँ, तुम ज़रूर आना। इसने हनीफ खान के गले में बाहें हायल करते हुए कहा। कहाँ? हनीफ खान पर शबाब और शराब का इकट्ठा नशा तारी था। पुलवाल में। भाई इस इलाके में कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हारी ज़हरा बाई का मुजरा करवाना अपनी इज्जत न समझता हो। उसने बज़ाहिर बड़ी सादगी लेकिन दरअसल बड़ी चालाकी से अपनी बात कह दी थी। लेकिन वो तो क्या, वो तो तुमने ज़रूर आना है हनीफ खान। अगर तुम ना आए तो मैं भी वहाँ नहीं नाचूंगी, मेरी बात समझ गए ना। बस मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कुछ उल्टी सीधी बात बताना। अपनी दोस्ती दुश्मनी अपने पास रखो, तुम्हें अपनी ज़हरा के लिए ज़रूर वहाँ आना है, ज़रूर आना है। होशियार तवाइफजादी ने बड़ी चालाकी से हनीफ खान की बात काट कर उसे मुखमसे में मुत्तला कर दिया था। इसके साथ ही वो हनीफ के हवास पर छा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इससे आगे वो कुछ सोच भी सके। बड़ी होशियारी से उसने हनीफ खान की कमज़ोर रगों को एक एक करके दबाया, उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया और उसे गुनाह और लज्जत की इस अंधी नगरी में ले गई, जहाँ हनीफ खान को सावन के अंधे की तरह हर तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। सुबह तक हनीफ खान उसका बंदा बेदाम बन चुका था। नत्थू खान बदमाश का बेटा हनीफ खान, जिसने अपनी आंख गोलियों की फायरिंग में खोली, जिसके लिए महीने में 2-3 मरतबा मौत की आंखों में आंखें डालकर सरहद अबूर करना और गोलियों की बारिश में सरहद पार से माल डंगर खोल कर लाना इसका मशगला था। पुलिस और रेंजर्स ने उसके जिस्म की एक एक हड्डी पर तबाह आजमाई करके उसकी मर्दानगी को टेस्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ एक घटिया दर्जे की जिस्म फरोश तवाइफ ने उसकी मर्दानगी को एक ही रात में ढेर कर दिया था। उस पर जिनसियत का वो फसूं फूंका था कि हनीफ खान इसका बंदा बेदाम बनकर रह गया था। उसने ज़हरा बाई से वादा कर लिया था कि वो ज़रूर पुलवाल में इसका मुजरा देखने आएगा, ख्वाह इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। देखना कहीं यहाँ से जाकर बुज़दिल ना हो जाना। हनीफ खान, तुम मेरी ज़िंदगी में पहले मर्द आए हो, मैं इसे एक बहादुर मर्द की ज़ुबान समझूंगी। और हाँ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं गाना शुरू नहीं करूँगी। अगर तुम ना आए तो ख्वाह मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मैं न नाचूंगी न गाऊंगी। तवाइफ ने उसे मज़ीद पक्का कर दिया था। ज़हरा, ये मर्द का कौल है, बस इससे आगे कुछ न कहना, हनीफ खान ने उसे कहा। सुबह नाश्ता करने के बाद दोनों वहाँ से रुखसत हो गए। रवानगी से पहले इनायत बीबी ने हनीफ खान की बलाएं ज़रूरत से ज़्यादा ही ले ली थी और इसका अच्छा खासा दिमाग ख़राब कर दिया था। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।